तो देखिए बेटा, अभी तक के हम लोग यहाँ पे जो स्टडी कर चुके हैं उसमें पहली चीज तो क्या देख लिए हैं? फर्स्टली एक्सपेरिमेंट देखे थे। ओके, एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा था? वेरीगेटेड लीफ। क्या देख रहे हैं हम लोग? फोटोसिंथेसिस, जिसमें कैसे एक्चुअली ये प्रोसेस होता है, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट देखे थे। तो फर्स्ट था वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट किसका था? कौन सा था? मोल्स का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। उसके बाद फिर देखे थे हम लोगों ने प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट, जोसेफ प्रेस्टले। फिर उसके बाद जैन इंजनहॉस। जैन इंजनहॉस के बाद जूलियस वॉन्सेक। जूलियस वॉन्सेक के बाद क्या देखे थे हमने? जिन्होंने कौन सा क्या दिया था एक्सपेरिमेंट? प्रिज्म वाला, है ना? तो क्या था उसमें? तो उसका टर्म क्या, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? एक्शन स्पेक्ट्रम। ओके, क्या देखे थे? एक्शन स्पेक्ट्रम। और फाइनली लास्ट में नील का एक्सपेरिमेंट, जिसमें क्या देखे थे हमने? वो नील का एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन सल्फर जो बैक्टीरिया होता है ना, H2S का यूज करता है सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया हमने देखे थे, जिसमें एक्चुअली फोटोसिंथेसिस जब हुआ तो क्या इवॉल्व हुआ और कैसे हुआ। तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है ये हम लोगों ने देखे थे। ठीक है, तो इतना पोर्शन सभी का क्लियर हो गया है। ठीक, वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन में पूछूंगा। ठीक है, हाँ। तो अब इसके पहले हम लोग यहाँ पर क्या चीज बेटा, अब आगे का जो पोर्शन है, मीन्स साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है, और फाइनली जो फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है तो उसमें जो पिगमेंट्स जो एसेंशियल होते हैं, ठीक है, उनका रोल क्या होता है, उसमें जो स्पेक्ट्रम जो फॉर्म हो रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसका रोल क्या होता है, ये हम लोग देखने वाले हैं। और जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट को ये वाला जो पोर्शन है इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो इसलिए बेटा ये वाला जो टॉपिक आपका रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, अपना 100% यहाँ पे देना। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो है, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे बेटा, ये एक प्लांट है, और ये जो प्लांट है, इस प्लांट में ये जो हो गया लीफ, इस लीफ में ऐसे छोटी छोटी जो सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कहलाता है मीजोफिल सेल्स। और ये जो मीजोफिल सेल्स है, इस मीजोफिल सेल्स में इनसाइड में यदि हम देखें तो स्पेशल टाइप का एक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है। ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल एक पिगमेंट है। ठीक है, मीन्स ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है जो क्या कहलाएगा? क्लोरोप्लास्ट। फिर इस क्लोरोप्लास्ट का हम यदि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, इस तरह से ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ऐसा एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम होता है, पहली चीज तो। ठीक है, और डबल मेम्ब्रेन सिस्टम के साथ यहाँ पे एक क्वाइल्डेड ऐसा स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलेगा। क्या कहलाता है ये? ग्रैना कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से जो फ्लूइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है स्ट्रोमा। ग्रेना आपस में यदि हम देखें तो इस तरह से ये जो ग्रेना यहाँ पर प्रेजेंट है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आपस में इनके बीच में जो है ये ऐसा कनेक्शन मिलेगा, जो क्या कहलाता है? स्ट्रोमा लेमेले। ओके, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे कि फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें टू फेज होती है। एक होता है लाइट फेज, और सेकंड होता है डार्क फेज। लाइट फेज या लाइट रिएक्शंस जो कहां पर होता है? ग्रेना में।
और डार्क रिएक्शन जो है ये होता है स्ट्रोमा में। लेकिन एक और चीज हमें दिखाई दे रहा है, क्या चीज बेटा? स्ट्रोमा लैमेली। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन ही होता है। तो ये जो स्ट्रोमा लैमेली आप जो देख रहे हो, यहाँ पर भी लाइट रिएक्शन ही होती है। अब ये कंप्लीट जो ग्रेना का जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर यहाँ पर जो देखे, इसमें हम एक सिंगल यदि हम देखें तो ये जो आपको जो दिखाई दे रही है ये एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। ओके, क्या है ये? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। इसी के साथ साथ ये जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, इसमें इसका खुद का अपना यहाँ पर डीएनए आपको मिलेगा। यहाँ पे राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम जो होते हैं इसमें वो होते हैं 70S टाइप के। कैसे होते हैं? 70S टाइप के राइबोसोम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, उसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, राइबोसोम, ग्रेना, स्ट्रोमा, लिपिड ड्रॉपलेट, ये सारी चीजें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, तो ये हो गया क्या चीज बेटा? क्लोरोप्लास्ट का जनरल ओवरव्यू। मींस लीफ जहाँ पे मेसोफिल सेल्स, ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। तो लाइट फेज जो है यहाँ पे क्या हो रहा है ये हम देखते हैं पहले, और फिर डार्क फेज जो है क्या होगा ये हम देखेंगे। तो लाइट फेज मींस ये जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या होगा? लाइट जो है ये आएगा। लाइट को जैसे एब्जॉर्ब किया, तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे फाइनली एटीपी और NADP H+ फॉर्म होगा। जब ये ATP और NADP H+ जो फॉर्म हुआ, आगे चल के ये क्या होगा बेटा? इसका फिक्सेशन होगा। और फिक्सेशन जो होगा वो किसका फिक्सेशन होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे C6H12O6 बनेगी। इधर लिख दे रहा हूँ, C6H12O6 फॉर्म होगा। कैसे हुआ प्रोसेस? तो इधर साइड से आया कार्बन डाइऑक्साइड, इधर से लाइट आया, इधर से आया H2O, वाटर का यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ, जिसे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और फाइनली ये जो लाइट का जब यहाँ पे स्प्लिटिंग हुआ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो रिलीज होते हैं, जो कि हम केमियोस्मोसिस जो है उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे। तो एज इट इज इस थाइलेकॉइड का ये जो ल्यूमेन है, यहाँ पे PMF जनरेट होगा, और जो फोर्स से जब एनर्जी जब रिलीज होती है तो H+ को पंप करता है। तो ATP सिंथेज एंजाइम जैसे हम लोगों ने जो वहाँ पे समझे थे, सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी आएगा। और कैसे यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये हो गया क्या चीज? हमारा क्लोरोप्लास्ट। इसका जो स्ट्रक्चर जो कि पेज नंबर 209 पे आपको दिया हुआ है, और ये सारा पार्ट आप लोग बाद में पढ़ोगे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो दिया है, मीन्स नेक्स्ट पेज 210 हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, ये तो फेज हो गया। इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो क्या देखेंगे? हाउ मेनी पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और कितने पिगमेंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये जो आपको जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है ना, इस मेम्ब्रेन में आपको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो बहुत बाद की बात हो गई, ठीक है, हम डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंच पाए बेटा। तो उसके पहले हमें जो चीज समझ में आई वो हम देखेंगे। मीन सिंपल यहाँ पे यदि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो हम इस लीफ को लेंगे, क्रश करेंगे, उसका एक्सट्रैक्ट निकालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेट को लेंगे, ठीक है। और फिल्ट्रेट लेने के बाद वो जो फिल्ट्रेट है उसको हम एक पेपर लेते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर होता है। उस पेपर पे हम जब उसका 1 ड्रॉप सोल्यूशन जब हम ऐड करते हैं, फिल करते हैं, और जब पेट्रोलियम ईथर की हेल्प से जब उसको हम जब रन कराते हैं, तो जो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं वो वहाँ पे सेपरेट हो जाते हैं। और जब हम उसे यूवी इल्यूमिनेटर में जब ऑब्जर्व करेंगे,
तो वहां पे हमें समझ में आता है कि यहाँ पे नॉट ओनली सिंगल पिगमेंट अवेलेबल है, यहाँ पे देर आर सो मेनी पिगमेंट, मीन्स जनरली 4 टाइप के पिगमेंट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए आता है, क्लोरोफिल बी आता है, कैरोटीनॉइड्स आता है और जेंथोफिल आता है। तो ये जो पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इनका रोल क्या होता है और ये कैसे, क्या इनका जो एक्शन होता है, ठीक है, लाइट को कैसे अब्जॉर्ब किया जा रहा है, लाइट को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर आएगी, जिसे हम लोग एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के टर्म में हम समझेंगे। तो इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा आपको? तो जल्दी से पॉइंट नोट करो और उसके बाद फिर हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ये हम देखेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, जल्दी से नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ गया सारा कुछ आपको? ओके। तो देखिए बेटा, बचपन से हम लोग, या जब से आपने होश संभाले होंगे, या जब से आपको बायोलॉजी समझा होगा, और उसमें जब से आपने फोटोसिंथेसिस होती है ये नाम सुने होंगे, तब तब आप लोग सिर्फ CO2 H2O के साथ ज्वाइन होता है, इधर से लाइट आ रहा है, क्लोरोफिल है, C6H12O6 होता है, ये प्रोडक्शन हुआ, ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, H2O बना, एनर्जी फॉर्म हुआ, ये देखे होंगे। ठीक है, तो ये तो बेटा ऐसा था कि एक थ्योरी थी जिसमें हमको सिर्फ ये मालूम होता था कि फोटोसिंथेसिस कुछ इस तरह से होती है, बट आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है और कैसे होती है। ऐसा नहीं है कि CO2 H2O जुड़ गया और ग्लूकोज बन गया। ठीक है, लाइट आएगी तो वाटर स्प्लिट होकर ATP NADPH बनता है, फिर CO2 उसके साथ यूज होता है जिससे ग्लूकोज बनता है। अब ये भी यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल इक्वेशन में समझा दिया, ये भी ऐसा नहीं होता है बेटा। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं होता है, ये NADPH को भी बनाने के लिए वहां पे सीरीज ऑफ रिएक्शन स्टेप वाइज मैनर में होने वाली है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा तब NADPH बनेगा, तब ATP बनेगा, ऐसे ही नहीं बन जाता है। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे ही फिक्स नहीं हो जाती, वहां पे भी मैकेनिज्म्स होती है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है बेटा ये। एक्चुअल प्लांट पे फोटोसिंथेसिस होता कैसे है वो फील करो। आप जो इतना जो फूड खा रहे हो ऐसा फ्री में नहीं मिल रहा हमको, उसके बदले में वो कितनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, और आप उनको बिल्कुल जो यूज कर रहे हो, तो वो चीज समझो। जैसे हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखे थे ना कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी जो है, सिर्फ ऐसा नहीं कि फूड खा लिए और एनर्जी बन गई, वो भी ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कितना मेहनत करता है हमारा बॉडी का इनसाइड जो हमारा सिस्टम है, और उसके बाद एनर्जी बनती है, और उस एनर्जी का हम कैसे यूज कर रहे हैं वो हम ही जानते हैं। तो ऐसे ही ये प्लांट में एनर्जी ऐसे ही नहीं बन रही बेटा, तो ये प्लांट में एनर्जी के फॉर्मेशन से हमारे बॉडी में जाने तक के, और हमारे बॉडी में उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन तक के मैकेनिज्म्स आप देखोगे, जिसमें कंप्लीट प्लांट फिजियोलॉजी और कंप्लीट ह्यूमन फिजियोलॉजी आता है, तब आपको समझेगा कि यार इतना पढ़े तब हमको पता चला कि हमारे बॉडी में एनर्जी ऐसे आया है। तो जो बायोलॉजी आप पढ़ रहे हो ये मत सोचो कि बस हम पढ़ रहे हैं या रट रहे हैं, उसको फील करो बेटा। ये प्लांट में ये जो लीफ है उसमें कैसा स्ट्रक्चर है और वहां पे क्या हो रहा है उसको आप फील करो। मैं ट्राई कर रहा हूँ बेटा हर एक पोर्शन को डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं। आप एनसीईआरटी का थ्योरी पढ़ोगे कुछ नहीं समझेगा, लेकिन अभी आप देख रहे हो एक एक स्टेटमेंट, एक एक लाइन, साइंटिस्ट का हिस्ट्री, या हर पोर्शन को मैं आपको एक डायग्रामेटिकल डेटा के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यही हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए जो आपको दिया जा रहा है उस पर फोकस करो और उसका फायदा उठाओ, चीजें याद करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके ही बेटा आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग कितने पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है वो हम देखेंगे। तो एनसीईआरटी ने एक डायरेक्टली क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एक टर्म यूज किया है, वो होता कैसे उसको भी थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, क्या होता है वो हमें समझा तब जाके ही सारी चीजें याद हो जाएगी, और बहुत आसानी से हम वो पार्ट को समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे। तो इसमें अभी देखिए बेटा, जब हम उस प्लांट की लीफ जो है, उस लीफ को यदि हम, क्या चीज बेटा, उसका एक सस्पेंशन बना ले। ठीक है, और सस्पेंशन बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं जिसे क्रोमेटोग्राफी पेपर कहते हैं। पेपर को हम कुछ इस तरह से उसकी कटिंग करते हैं बेटा, ये ऐसा हम कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इसे हैंगिंग करने के लिए थ्रेड लगा देते हैं ताकि उसको ऐसा लटका के रखा जाए। ओके, फाइनली कट किए जो लीफ थी प्लांट की, उसका जो हमने सस्पेंशन बनाए हैं, उस सस्पेंशन का 1 ड्रॉप जो रहता है वो यहाँ पर फिल कर देते हैं इस तरह से।
एक थोड़ा सा डिस्टेंस में। फिर जब हमने यहाँ पे फिल कर दिए तो फिल करने के बाद हम लोग एक जार लेते हैं, ठीक है। उस जार में क्या करेंगे, जैसे कि सपोज ये एक जो है कुछ इस तरह का एक ऐसा एक जार होगा। इस जार में इस पेपर को अभी हम क्या करेंगे, फिल कर देंगे, रख देंगे उसमें हम। तो इस तरह से उस पेपर को हमने यहाँ पर ऐसा डीप करा के रख दिया, हैंगिंग करने के लिए यहाँ रखे, इसको हमने ऐसे एक कैप से पैक कर दिया, ठीक है। अब ये पैक हो गया। फाइनली जो हमने यहाँ पे फिल किए थे, जो सस्पेंशन था वो यहाँ पर है। इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक वोलेटाइल कंपाउंड जैसे पेट्रोलियम ईथर होता है वो हम ले सकते हैं। तो पेट्रोलियम ईथर जो है उसको हम यहाँ पे फिल करते हैं। फिल हम उतना ही करेंगे पेट्रोलियम ईथर कि जो हमारा मार्क है ड्रॉप उसके नीचे रहे, ठीक है। यदि ये यहाँ पर आ रहा है तो ये ड्रॉप ये मान के चलो कि ये यहाँ पर नहीं है, ये इससे थोड़ा सा ऊपर में है, ओके। अब फाइनली जब यहाँ पे कुछ टाइम के बाद इसको ऐसा ही छोड़ दिया जाता है तो पेट्रोलियम ईथर वोलेटाइल कंपाउंड है और इसके साथ जितने भी पिगमेंट है उसको क्या करेगा, सेपरेट कर देता है यहाँ पर। जब पिगमेंट फाइनली सेपरेट होते हैं तो उसके हमको यहाँ पे बैंड्स मिलेंगे, डिफरेंट कलर के बैंड्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अलग अलग टाइप से हम इन पिगमेंट्स को फिर क्या कर सकते हैं बेटा, ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमको यहाँ पे समझ में आता है कि कितने पिगमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कोई एक पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है बेटा। जब यहाँ पर देखेंगे तो इसमें हमको को जो दिखेगा, पहली चीज क्लोरोफिल ए होता है, उसी के साथ साथ यहाँ पे क्लोरोफिल बी होता है, साथ ही साथ हमें वहाँ पे ज़ैंथोफिल दिखाई देता है और हमें वहाँ पे कैरोटीनॉइड्स जो है ये भी दिखता है। अब ये किस कलर के होते हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए। तो क्लोरोफिल ए जो होता है ब्लू और ब्राइट ग्रीन होता है। कैसा होता है, ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल बी जो होता है ये होता है येलो ग्रीन कलर का। इसके बाद जब हम जेंथोफिल को देखते हैं तो ये येलो कलर का होता है और कैरोटीनाइड येलो एंड येलो टू ऑरेंज ऐसा होता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कलर का पिगमेंट है। तो येलो तो सभी में आ रहा है बेटा। क्लोरोफिल बी का रिलेशन ब्लू से नहीं है, न ही ब्राइट से है। मीन्स क्लोरोफिल ए जो है ब्लू ग्रीन या फिर ब्राइट ग्रीन है, ये याद रख लो। बाकी सभी में येलो है, बट क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली ग्रीन होगा, तो येलो ग्रीन ये आ जाएगा। जेंथोफिल येलो है और कैरोटीनॉइड जो है येलो एंड ऑरेंज, येलो ऑरेंज कलर का जो है कैरोटीनॉइड हमें दिखाई देता है। अब इनका रोल क्या है, तो ये पिगमेंट क्या कर रहे हैं बेटा, तो हम जानते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे क्या चीज, 4 पिगमेंट्स यहाँ पे जो मिले, पिगमेंट का रोल क्या है। तो ये पिगमेंट का रोल क्या है बेटा, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। इनका यदि हम रोल देखें तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये जो स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब इसे हमें समझना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है हमें एब्जॉर्प्शन का जो हमें समझेगा, जो हम देखेंगे कि कितना वेवलेंथ का लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, हुआ भी है या नहीं हुआ है। क्योंकि यदि हम देखें तो सनलाइट से आने वाली जो रेडिएशन है उसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, बहुत सारी टाइप की रेज आपको वहां पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वहां पे आप एक्स रेज की बात कर लो, गामा रेज की बात कर लो, यूवी रेज की बात कर लो, तो क्या सारी रेडिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल है? नो। तो यहाँ पे जो लाइट जो आ रही है और जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो इसेंशियल होती है, तो यदि हम सनलाइट से आने वाली हम लाइट को यदि हम देखें और इससे जो लाइट आती है तो इस लाइट में सिर्फ और सिर्फ 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर का लाइट होता है
जो इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिसे हम कहते हैं PAR। PAR का मीनिंग होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब हुआ है इस पिगमेंट के थ्रू, इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक डेटा हम लोग जब देखेंगे और ग्राफ में जब हम उसे देखेंगे तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या कहलाएगा ये? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मींस इसके बाद अब हम लोग अभी जो समझेंगे वो क्या देखेंगे बेटा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये समझेंगे। समझ में आया? ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ, अब एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन क्या एब्जॉर्ब करने के बाद उसने उसका यूज किया? उसने उस एब्जॉर्ब हुई लाइट पे कितना एक्ट किया, क्या एक्शन हुआ उसका, कितना उसने फोटोसिंथेसिस किया, कितना ग्लूकोज फॉर्म हुआ, वो भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि लाइट का सिर्फ एब्जॉर्प्शन तक के ही काम खत्म नहीं होने वाला। क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब यदि कर रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, तो उसको कन्वर्ट भी करेगा ना लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। तो कितना लाइट को एब्जॉर्ब करके कितना यूज कर रहा है, और कितना यूज करके उसमें कितना अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस वहां पे रॉ मटेरियल से उसने फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्म किया, वो हमें देखना पड़ेगा। उसे कहेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो अभी हम लोगों को एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो समझना है। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ इतना पार्ट? चलो जल्दी से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सिंपल टर्म में यहाँ पे ऐसा लिख लो, क्या है ये? क्रोमेटोग्राफी पेपर। ओके। ये क्या है? पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? जो सस्पेंशन है, कौन सा सस्पेंशन है? जो लीफ से हमने लिए, जिसका ड्रॉप किए, और ये फाइनली जो सेपरेट हुए, जो पिगमेंट्स है उसके बैंड्स मिलेंगे। तो पिगमेंट्स जो है बेटा, उसको हम सेपरेट कर पा रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट पिगमेंट एक ही जगह पे हम नहीं देख सकते, तो उसको अलग अलग। और ये कैसे सेपरेट हो रहे हैं? जितना मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये जो रहेंगे वो क्या होंगे? वहां से सेपरेट होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? ओके। चलो, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या चीज बेटा? जो फोटोसिंथेसिस हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस में हम लोग कौन कौन से पिगमेंट, हाउ मेनी पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये देखिए। अब कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो हम सिंपल सिंपल एक लीफ को लेते हैं, तो हमको ऐसे समझ में नहीं आता ना कि वहाँ पे पिगमेंट्स है बहुत सारे। लेकिन जब हम उसे क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की हेल्प से जब सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये जो है ये क्या चीज है? एक टेक्निक है। कौन सा टेक्निक है ये? यहाँ पे लिख लो ऐसा, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। और इस टेक्निक की हेल्प से जब हम इस पिगमेंट को सेपरेट करेंगे, तो हमें समझ में आता है कि वहाँ कोई एक सिंगल पिगमेंट नहीं है, वहां पे 4 पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटीनाइड। तो ये किस कलर के हैं? ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे इनका रोल क्या है? तो ये स्पेशल वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। शॉर्टकट समझा ना? ठीक है, क्या कर रहे हैं? स्पेशल वेवलेंथ की लाइट को ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये स्पेशल वेवलेंथ मींस जो फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है बेटा? 400 से 700 नैनोमीटर का लाइट। अब इसे ये जब एब्जॉर्ब करते हैं, ये क्या कहलाता है? इसे PAR कहते हैं। PAR मीन्स क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। अब ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसको हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझना है। वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है वो देखेंगे। ओके।
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मींस यदि हम एक इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस डिग्री एंड पोर्शन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो क्या हो गया यहाँ पर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर क्या है, ग्राफ शोविंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या फिर ग्राफिकल, जो ग्राफ हमें जो मिल रहा है किस चीज का? डिग्री एंड पोर्शन किसका? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट। ठीक है, इस यहाँ पे कितना एब्जॉर्ब हुआ लाइट, किस लाइट का, किसके थ्रू? पिगमेंट के थ्रू। तो पिगमेंट के थ्रू में एक ग्राफिकल जो डेटा मिला है वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम समझते हैं। एक ग्रीन कलर ले लेते हैं और एक रेड कलर। देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्लोरोफिल ए का एक डायग्राम बनाएंगे, फिर क्लोरोफिल बी हम लेंगे और फिर साथ ही साथ हम लोग कैरोटीनॉइड लेंगे। तो सबसे पहले आता है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए जो है कुछ इस तरह से हमें ये दिखा है। मीन्स यहाँ पे क्या है ये? तो यहाँ पे देखो एक स्पेशल वेवलेंथ की हम बात करें तो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, PAR 400 से स्टार्ट होगा, 500, 600, 700। मीन्स यहाँ पे जो है, जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो है ब्लू कलर की लाइट। कौन सा है? और इधर साइड जो लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है वो कौन सा है? ये रेड है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया बेटा? ये जो डायग्राम ड्रॉ किए हैं ये हो गया कौन सा? क्लोरोफिल ए। अब इसके बाद अगेन एक और डायग्राम ले लेते हैं। कौन सा? क्लोरोफिल बी का। तो क्लोरोफिल बी का जो डायग्राम है कुछ तो ये जो हो गया, क्या हो गया? ये क्लोरोफिल बी। ध्यान से समझना बेटा। ओके, अभी एक जो रह गया हमारा, कैरोटीनॉइड भी ले लेते हैं हम। ये इस तरह से ये जो हो गया, ये हो गया कैरोटीनॉइड। ओके, एक्चुअली बेटा कैरोटीनॉइड के 2 टाइप होते हैं। एक होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ेंथोफिल। और उसको कॉमनली हम देखें तो वो होता है कैरोटीनॉइड। ठीक है, जिसमें जैसे टोमेटो हम देखेंगे उसमें लाइकोपीन आता है, कैरोट में हम देखेंगे तो कैरोटीन रहता है। तो ये दोनों भी जो है वो किसके? कैरोटीन के टाइप हो गए। फिर जैसे वीट में आप देखोगे तो वहाँ पे ल्यूटीन आता है, एक पिगमेंट होता है। एक जियाजेंथिन आता है, मेज में आप देखोगे तो ये पिगमेंट है बेटा। ठीक, तो उतना डिटेल में एनसीईआरटी ने नहीं दिया है तो हम उतना डिटेल नहीं जा रहे, समझे? यदि डिटेल में जाना तो और भी बहुत सारी चीजें आती है उसमें, फिर वो टाइप्स आते हैं। फिर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है, क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर में हम जाएंगे तो वो टेट्रापायरोल रिंग सिस्टम होता है जिसमें पोरफायरिन हेड होता है और फाइटोल टेल होता है। तो जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल जो होता है वो कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक होता है। उसमें वो एक मैग्नीशियम रहेगा, एक मैग्नीशियम से 4 नाइट्रोजन रहते हैं। फिर नाइट्रोजन के साथ ऐसे रिंग सिस्टम जब फॉर्म होता है तो पोरफायरिन रिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, फिर उसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का फिर डिफरेंस आता है, उनके फॉर्मूले भी आते हैं बेटा। जैसे CHON और MG इस तरह से आएगा। तो जिसमें C55 S70 O4 सॉरी O5N4 MG इस तरह से फॉर्मूले भी आते हैं। फिर ए और बी में डिफरेंस होता है, एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। फिर ए और बी में हम देख सकते हैं बेटा, जैसे जो कार्बन 3 जो होता है ना, तो क्लोरोफिल ए में CH3 ग्रुप होता है, लेकिन क्लोरोफिल बी में CH3 रिप्लेस हो जाता है CHO ग्रुप से। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? कार्बन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों भी क्लोरोफिल में कॉमन रहेंगे। चेंज क्या हो रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। समझे? तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, बट उतना डेप्थ हमें नहीं जाना है। यदि आप जाना चाहते हो तो मॉड्यूल मिलेंगे आपको, रिफर कीजिए आप, वहाँ से पढ़ सकते हो।
कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को सारा पोर्शन एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन कब, जब आपको ये लगता है कि एनसीईआरटी अच्छे से लर्न हो गया है और 2 साल के बाद जितना लर्न हुआ वो याद रहेगा, तो हम एक्स्ट्रा जा सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये एनसीईआरटी भले लर्न हो गया है लेकिन हमारा ब्रेन का कैपेसिटी है कुछ टाइम के बाद भूल जाएगा, तो उसको हमको रिवाइज करना है, तो एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन यदि हम अपने ब्रेन में इनपुट करेंगे तो फिर जगह ही खाली नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर क्या और इनपुट कर पाओगे, तो फिर ऐसे पोर्शन पे ना जाइए। क्योंकि जितना पार्ट में यहाँ पे आप लोगों को समझा रहा हूँ, गारंटी है बेटा 340 से 350 मार्क्स आपके बायो में आसानी से आ जाएंगे 360 में से। मैं 360 आउट ऑफ 360 नहीं कहता, वो इसलिए नहीं कहता क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 आपको लाना है तो मुझे बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाके बहुत कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा, और वो उतना आप ना तो पढ़ पाओगे और ना ही याद रख पाओगे। और जो लोग ये क्लेम करते हैं या डायरेक्टली ये कहते हैं बिल्कुल गारंटेड आप ये लेक्चर कर लो 360 आउट ऑफ 360 ला लेंगे, तो बेटा उनके लेक्चर और उनके नोट्स इतने वास्ट होते हैं कि हम उससे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो वो 10 मार्क्स का हम रिस्क ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप 340 भी लाए तो आपका बहुत अच्छी जगह पे सिलेक्शन हो जाएगा। समझ गए? टारगेट उतना रखो, नहीं तो क्या होता है, हम 100% का टारगेट रखते हैं, सारा पढ़ने की कोशिश करते, पूरा कचरा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है, समझे? इसलिए फोकस करना है 100% एनसीईआरटी। अब आप लोग फिंगर टिप्स भी सॉल्व कर रहे होंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चन बेटा ऐसे मिलेंगे आप लोगों को जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। समझ गया, याद रख सकते हो तो याद कर लो, नहीं रख सकते तो छोड़ दो। लेकिन जितना एनसीईआरटी में दिया उतना तो याद करो, नहीं तो क्या होता है मालूम, कई लोग लेके आते हैं मेरे पास, सर ये सर वो सारी चीजें पूछते रहते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं रहता। ठीक है, फिर उससे कोई एक क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का पूछ लिया जाता तो वही याद नहीं, तो उससे यही कहना पड़ता है बेटा जब तुझे ये वाला पार्ट याद नहीं हुआ तो तू इतनी रिसर्च क्यों कर रहा है इसके पीछे, ये बता, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इन सब चीजों में। तो ऐसा ना करो। कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड ऑब्जेक्टिव जो बुक है आप उसको रिफर करो, उसमें से एमसीक्यू सॉल्व करो, जो एनसीईआरटी का है उसको रखो, कुछ ऐसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है और आपको यदि उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, समझ में आ रहा है, ठीक है, याद रख सकते हो, अच्छी बात है। या फिर आप मुझसे एक बार शेयर कर लो कि सर ये वाला दिया है क्या करें इसको, याद कर ले, या सर समझने वाला है कि अपने कहीं आगे का काम का है क्या, या फिर इसको छोड़ दे। मैं हूं ना, मुझसे पूछ लो, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा क्या करना है। कुछ चीजें ऐसी रहती है बेटा जो हमारे एनसीईआरटी के ये वाले पोर्शन में नहीं दिया रहता लेकिन कहीं और दिया रहता है, तो जब आप मुझसे शेयर करोगे तो मैं आपको वो समझा सकता हूँ कि बेटा ये हमारे काम का है, इसको छोड़ना नहीं है। आप इसे फिलहाल याद कर लो, लेकिन जब हम उस पार्ट में जब वो समझेंगे तो वहां पे आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। ऐसा भी है, ठीक है, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर। ओके, क्लियर हो गया बेटा? चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, डिग्री कितना वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ किसी पिगमेंट के थ्रू, वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यदि किसी को, ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं यहाँ पर, ठीक है, यदि डेफिनेशन लिखना होगा तो मैं डिक्टेट कर दूंगा बाद में। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ग्राफ शोइंग, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ कितना एब्जॉर्ब कर रहा है एक पिगमेंट के थ्रू, वो क्या कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। याद हो गया? अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो एक ग्राफ यहाँ पे जो हमने बनाए हैं, इस ग्राफ में बहुत सारी जो है बातें कही हुई है जो हमारे एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन में हमें नहीं मिलेगा। अब देखिए आपका एनसीईआरटी में पेज नंबर 2110, वहां पे कुछ क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं। ठीक है, और वो जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे जो आपको दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस में आप लोगों को डायरेक्टली आंसर समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं जो समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो अभी। पहली चीज तो बेटा आप यहाँ पे ब्लू लाइट देख रहे हो और रेड लाइट देख रहे हो, जिसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन आपको यहाँ दिख रहा है। यदि आप क्लोरो ए को देखते हो तो क्लोरोफिल ए जो है ये सबसे ज्यादा कौन सा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इसका थोड़ा सा हम इसको और ज्यादा बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा हम ऊपर ले लेते हैं, ऐसा इसका पिक ऐसा ही लेते हैं, ब्लू का पिक थोड़ा सा और ऊपर चले जाएगा ऐसा, तो इससे आपको कंपैरिजन समझ में आएगा। यहाँ पे दो चीज देखना बेटा, क्लोरोफिल ए ध्यान से समझो बेटा, बाद में नोट करना। क्लोरोफिल ए मोर एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल ए यहाँ पे ब्लू लाइट है, क्या ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है कि क्लोरोफिल ए? ये क्लोरोफिल ए है, क्या ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है क्या यहाँ पर? ये ब्लू ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसका हुआ है? बी का। क्लोरोफिल ए यहाँ पे क्या ब्लू लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है क्या?
या क्या बी ज्यादा रेड एब्जॉर्ब कर रहा है क्या? नहीं, क्लोरोफिल ए मोर एब्जॉर्ब रेड लाइट। समझा क्या क्या कहा है डायग्राम ने? नहीं समझा? आपको दिख नहीं रहा? बेटा इधर शिफ्ट हो जाओ थोड़ी देर के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर के लिए शिफ्ट हो जाओ, पीछे साइड शिफ्ट हो जाओ जल्दी से। ठीक है, मैं इधर से समझ दे रहा हूँ, नहीं तो अभी ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, आप लोग भी ध्यान दो, ध्यान से समझो, रहो वहीं रहो। देखो क्या है बेटा, सबसे पहले आप इस रेड लाइट वाले जो ड्राइंग जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ उसको समझो। ये रेड लाइट जो है ये इस तरह से मैंने जो ड्रॉ किया है, ये वाला जो क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ब्लू रिप्रेजेंटेशन जो है ये क्लोरोफिल बी के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए को, किसे? क्लोरोफिल ए को। तो क्लोरोफिल ए ने यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन दिखाया है, यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन दिखाया है, तो क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्ब किया वो क्या किया बेटा? रेड। समझ में आ गया? लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। ये शॉर्टकट समझने लगा ना आपको क्लोरोफिल का? अब हम क्लोरोफिल बी की बात करते हैं। क्लोरोफिल बी यहां से स्टार्ट हुआ है, हाँ बी हो, अरे सॉरी, हाँ क्लोरोफिल बी की हम बात करते हैं। तो क्लोरोफिल बी को जब हम देखेंगे तो यहां से ये जो इसने एब्जॉर्प्शन दिखाया है और यहाँ पर दिखाया है, तो क्लोरोफिल बी ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन कौन सी लाइट का दिखाया? समझा? क्लोरोफिल ए ने ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो शो किया है वो रेड है, और क्लोरोफिल बी ने मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन जो शो किया है वो ब्लू लाइट है। तो क्लोरोफिल बी जो है मोर एब्जॉर्ब ब्लू लाइट। इतना समझा? इतना पार्ट क्लियर हुआ? अब यदि हम लोग यहाँ पे ब्लू वर्सेस रेड को हम देखेंगे, समझेगा क्या? ये अच्छे से लिखो, ब्लू ऐसा होता ना, ब्लू वर्सेस रेड। ठीक है, कौन विन करेगा, है ना? इंडिया और इंग्लैंड, है ना? टेस्ट मैच चल रहा है ना अभी, देख रहे हो? हाँ, तो अभी मुझे ये बताइए कि ब्लू वर्सेस रेड में मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो किसका है? ब्लू का है, ऑब्वियसली ब्लू ही हमें दिख रहा है। तो ब्लू लाइट जो है यहाँ पे ब्लू और रेड को कंपेयर करेंगे तो हमको ब्लू रीजन जो है इसमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, लेकिन प्लांट की हम बात करेंगे तो उसमें कौन सा लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो प्लांट में बेटा क्लोरोफिल ए 3 टाइम्स मोर देन क्लोरोफिल बी। कितना है? क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में प्लांट में सबसे ज्यादा जो है वो क्या है? क्लोरोफिल ए है। तो सबसे ज्यादा लाइट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो कौन सा होगा? रेड लाइट का होगा, ब्लू का नहीं होगा। यहाँ पे आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये समझ में आता है, लेकिन यही चीज हम लोग देखें किसमें? प्लांट में। तो प्लांट में बेटा क्लोरोफिल ए जो है ये कैसा है? 3 टाइम्स मोर है। तो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो होगा रेड लाइट का, जो क्लोरोफिल ए कर रहा है। इससे हमें समझ में आता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा इसेंशियल जो लाइट है वो कौन सा है? रेड लाइट। अब इसके बाद एक और आता है जिसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। यहीं पे समझा दूं? नेक्स्ट आता है क्या चीज बेटा? एक्शन स्पेक्ट्रम। और एक्शन स्पेक्ट्रम मीन्स क्या कह रहा है? एक ग्राफ जो हमें शो कर रहा है कि जितना भी एब्जॉर्प्शन हुआ उस पे उस प्लांट ने कितना एक्ट किया, कितना उसने फोटोसिंथेसिस किया है। उसने रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर तो लिया, 700 नैनोमीटर का लाइट एब्जॉर्ब हो तो गया, लेकिन क्या उसने कंप्लीटली उसे फोटोसिंथेसिस में कन्वर्ट किया? क्या उसका कंप्लीटली फूड फॉर्म किया? तो वो हमें कैसे समझेगा? तो उसका एक्शन क्या है? तो वो क्या कहलाएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। समझ में आया? एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? तो एक्शन स्पेक्ट्रम का जो ग्राफ यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है, तो उसमें देखो कुछ इस तरह से ऐसा ही जो है आपको मिलेगा।
ऐसे ही बना हुआ है, थोड़ा सा टर्न किया हुआ है, लेकिन चीज ऐसा ही है। और जब हम इस ग्राफ को उठाकर इस ग्राफ के साथ जब प्लेस करते हैं तो हमें क्या किसके जैसा दिखता है? क्लोरोफिल बी के जैसा है, कैरोटीनॉइड के जैसा है, या ए के जैसा है? ए के जैसा। तो लाइन टू लाइन ओवरलैप होगा वो। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि क्लोरोफिल ए जो है मेन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। यही बात इस डायग्राम में और इस डेटा में कही हुई है। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ? अब ये सारे पॉइंट आप नोट कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ और भी एक्स्ट्रा के पॉइंट्स कैसे हो सकते हैं, स्टेटमेंट और क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो मैं थोड़ी देर के बाद शेयर करूंगा। कंक्लूजन जो होता है एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का क्या होता है वो समझाऊंगा। तो एक काम करो, पहले एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम का डेफिनेशन लिख लो जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, फिर बाकी बाद में आप ये नोट कर लेना। ओके, लिखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डिग्री एंड पोर्शन ऑफ वेवलेंथ, डिग्री एंड पोर्शन ऑफ वेवलेंथ of light, degree and portion of wavelength of light absorbed by pigment, degree and portion of wavelength of light absorbed by pigment क्या कहलाएंगा? ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लिख लिए? नेक्स्ट हेडिंग देना है एक्शन स्पेक्ट्रम का। लिखेंगे इसमें ग्राफ डिप्लेक्टिंग इफेक्टिवनेस, ग्राफ डिप्लेक्टिंग इफेक्टिवनेस। क्या चीज है? ग्राफ डिप्लेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट टू परफॉर्म एक्शन, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट टू परफॉर्म एक्शन। ब्रैकेट में लिखना है फोटोसिंथेसिस, टू परफॉर्म एक्शन। ब्रैकेट में क्या लिखना है? फोटोसिंथेसिस। अब देखो दोनों में इसमें क्या लिखे हमने, कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ उससे कितना फोटोसिंथेसिस हुआ वो क्या कहलाएगा? एक्शन स्पेक्ट्रम। तो फाइनली लास्ट में जब हम इस डायग्राम को कंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो हमारा क्लोरोफिल ए का डायग्राम था, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ है, और लाइट जब एब्जॉर्ब हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग कितना वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो ये जो है ये किस चीज को बता रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सेकंड डायग्राम जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है और जितना एब्जॉर्ब हुआ उससे कितना वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ है, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ में आ गया बेटा? ये डायग्राम बहुत कुछ कह रहा है और इस डायग्राम से बहुत सारे टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। यदि आपको अभी ये अच्छे से समझा तो हर टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि उसमें ये रेड ब्लू नैनोमीटर ये कुछ नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है ये वेवलेंथ जो है नैनोमीटर में इधर साइड में ये समझाया जा रहा है, और इधर साइड लाइट कितना एब्जॉर्ब हो रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे? अब आप नोट कर सकते हो सारे पॉइंट, एक एक पार्ट मैंने क्लियर करा दिया। ओके चलो अभी देखिए बेटा, थ्योरी हम लोग देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी ने मेंशन की है, उसके बाद सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 210, हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो क्या कहा है यहाँ पे? लुकिंग एट प्लांट हैव यू एवर वंडर व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेडेड ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स। ज्यादातर देखो लीफ में ही ज्यादातर यदि देखें तो ग्रीन हमें दिखाई देती है। ठीक है,
और सेम प्लांट की जब हम बात करें तो, और ये इसके हमको आंसर चाहिए तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसमें क्या है उसको हमको सेपरेट करना पड़ेगा, वहां से हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्या चीज बेटा, लीफ पिगमेंट। ठीक, तो लीफ पिगमेंट जो है उस ग्रीन प्लांट के पार्ट से जब हम लेते हैं और एक पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का जब हम यूज करते हैं, ठीक है, दिया हुआ है यहाँ पे क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ लीफ पिगमेंट, तो वहां पे डिफरेंट कलर उसी एक लीफ में देखने को मिलते हैं, जिससे हमें एक चीज समझ में आता है कि क्या है, वहां पे लीफ में सिंगल पिगमेंट नहीं है बट ड्यू टू 4 पिगमेंट। क्लोरोफिल ए, कलर क्या है इसका, ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम। क्लोरोफिल बी, येलो ग्रीन, जेंथोफिल, येलो, कैरोटीनाइड, येलो एंड येलो ऑरेंज, येलो से येलो टू ऑरेंज होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्चुअली इन पिगमेंट्स का फोटोसिंथेसिस में क्या रोल है। तो रोल ये है कि पिगमेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जिसमें एबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ। पिगमेंट में क्या एबिलिटी है, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ के लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। कैन यू गेस विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? क्लोरोफिल ए, आंसर मिल गया यहाँ पे देखिए हम लोगों ने। ओके, तो लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। तो क्लोरोफिल ए ने बेटा ब्लू लाइट को भी एब्जॉर्ब किया है और रेड को भी एब्जॉर्ब किया है, बट ब्लू और रेड के हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन क्लोरोफिल ए का हुआ है वो रेड लाइट का हुआ है, ये यहाँ पे दिख रहा है। तो क्लोरोफिल ए ने क्या किया बेटा, तो यहाँ पे यू आर फेमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, जानते हो आप बेटा क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ठीक है, ये सारे जो है पढ़े हो आप लोग जानते हो। फिर इसके बाद देखिए जो डायग्राम दिया है 13.3a, कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ या फिर कलर ऑफ लाइट विच क्लोरोफिल ए शो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन? क्या है बेटा, क्लोरोफिल ए का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन रेड है, आंसर मिल गया आपको। आगे, डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पिक एट एनी अदर वेवलेंथ? बताइए, हाँ ये ब्लू का भी पिक दे रहा है बट सबसे ज्यादा ए का दे रहा है, बट सबसे ज्यादा जो ब्लू एब्जॉर्ब हो रहा है वो कौन कर रहा है, क्लोरोफिल बी कर रहा है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। फिर नाउ लुक एट फिगर 13.b, ठीक है, कौन सा वेवलेंथ जो है जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस दिखा रहा है, तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो वेवलेंथ दिखाएगा वो ही एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। रियली आपका जो डाउट था मुझे बताइए, कैरोटीनाइट के जैसा ग्राफ दिख रहा है क्या, ये ऐसा कैरोटीनाइट का ग्राफ है, ऐसा दिख रहा है क्या आपको ये वाला एक्शन स्पेक्ट्रम का? नहीं, क्या ऐसा आपको ये क्लोरोफिल बी के समान दिखाई दे रहा है क्या, ये पिक ऐसा बड़ा गया और ये छोटा गया? नहीं दिख रहा है। जो ग्राफ दिख रहा है हमको वो किसके समान दिख रहा है, ये वाला जो है रेड वाला, ये आप देख रहे हो, ये इस तरह से इसके समान ये वाला ग्राफ दिख रहा है। मीन्स क्लोरोफिल ए ही जो है फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, मीन्स लाइट उसने एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करने के बाद उसने फोटोसिंथेसिस किया, तो लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल ए से, इसी के समान यहाँ पे ये जो है ये है हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ। मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस इस ग्राफ और इस ग्राफ पे हो रहा है, मींस उसने क्या किया, काम किया उस पर, उसने एक्शन लिया, जो लाइट को एब्जॉर्ब किया उसने उस पर वर्क किया, वर्क करके उसने फोटोसिंथेसिस फॉर्म किया। तो कितना फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो कितना वेवलेंथ ऑफ लाइट इधर एब्जॉर्ब हो रहा है और इधर कितना फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कहलाता है एक्शन स्पेक्ट्रम। आई होप बेटा रियली आपको समझा होगा, अभी नहीं समझा तो थोड़ी देर के बाद में देखता हूँ, फिर हम और क्लियर करेंगे। आगे देखिए, इसके बाद क्या कहा है यहाँ पे 13.b जो डायग्राम है 13.3b, ठीक है, वेवलेंथ कितना यहाँ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब यदि हम ये प्लांट में देखें तो क्या है, दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए इन ब्लू एंड रेड रीजन, ठीक है, तो क्लोरोफिल ए जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो दिखा रहा है वो कौन सा है, रेड का है। क्लोरोफिल बी और ए के कंपैरिजन में हम देखें तो ब्लू का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन फाइनली क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा होता है तो सबसे ज्यादा जो है वो रेड लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसमें हम एक्शन स्पेक्ट्रम को हम देखें तो इस तरह से यहाँ पे रेड, फिर क्या आ जाएगा ब्लू, और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा ग्रीन, ग्रीन को हम लास्ट में लेंगे ना।
इस तरह से हम एक्शन स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन ले सकते हैं बेटा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्शन स्पेक्ट्रम का कंक्लूजन आ जाएगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कहां पर हो रहा है, तो कहां पर हो रहा है बेटा, रेड पर। ये एक्शन स्पेक्ट्रम से समझा हमको। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या कहा, क्लोरोफिल ए जो है वो चीफ पिगमेंट है जो एसोसिएट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि वही लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने का पावर रखता है, बाकी दूसरे पिगमेंट नहीं रखते हैं। ओके, आगे फिर यहाँ पे can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and action spectrum of photosynthesis? Yes or no? Yes. क्लोरोफिल ए के अकॉर्डिंग यस है ना। देखो ये तो फोटोसिंथेसिस हुआ, यदि मैं यहाँ पे देखूं ऐसा क्लोरोफिल ए का एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, क्लोरोफिल ए जितना एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखा रहा है उसी तरह से यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ दिख रहा है, तो दोनों वन टू वन ओवर कर रहे हैं यदि क्लोरोफिल ए रहा तो। लेकिन यहीं पर हम क्लोरोफिल बी देखेंगे तो वन टू वन लाइन टू लाइन ओवरलैप करेगा क्या, नहीं करेगा। समझे, तो इसका आंसर क्या आएगा, यस आएगा। चलो आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे क्या दिया बेटा, these graph together so most of the photosynthesis takes place in blue and red region of the spectrum, मीन्स दो जगह पे ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हर जगह हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। फिर some photosynthesis just takes place in other wavelength of visible spectrum, ये कैसे होता है, तो देखो थ्रू क्लोरोफिल इज मेजर पिगमेंट जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, लाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, अदर थाइलोकाइड पिगमेंट जो कि क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कैरोटीनॉइड जो है इसे क्या कहेंगे, एसेसरी पिगमेंट। क्यों कहेंगे एसेसरी, तो ये आगे जब मैं कुछ और भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये क्लोरोफिल ए है और इधर बाकी दूसरे क्लोरोफिल और जेंथोफिल कैरोटीनॉइड है। तो क्या कर रहे हैं बेटा, जब लाइट आ रही है तो लाइट को रिसीव करके क्लोरोफिल ए को भेज रहा है। कौन भेज रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे जेंथोफिल है, यहाँ पे कैरोटीनॉइड है। तो इनने क्या किया, सिर्फ लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दिया और क्लोरोफिल ए ने ही बेटा लाइट को केमिकल में कन्वर्ट किया। तो इस तरह से जो अदर पिगमेंट है उसे हम एसेसरी पिगमेंट कह सकते हैं, और जो मेन पिगमेंट जो इसेंशियल पिगमेंट है वो कौन सा है, क्लोरोफिल ए। और क्लोरोफिल ए के सराउंडेड यहाँ पे कैरोटीनॉइड इस तरह से रहता है बेटा, तो एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली यदि लाइट यहाँ पे आ गई तो ये क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन इवॉल्व करता है और लाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इस क्लोरोफिल ए का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मीन्स क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट लाइट क्लोरोफिल के पास नहीं आ पा रही है। क्योंकि हाई इंटेंसिटी का लाइट क्लोरोफिल ए के पास आया तो क्लोरोफिल ए डैमेज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर की तरह यहाँ पे कैरोटीनाइड जो है काम कर रहा है, जो क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। यही बात आगे के स्टेटमेंट में कही हुई है। देखो क्या चीज बेटा, thylakoid pigment like chlorophyll B, xanthophyll and carotenoid which are called accessory pigment also absorb light and transfer energy to chlorophyll A. फिर they not only enable to wide range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, means ये जितना भी वेवलेंथ ऑफ लाइट आ रहा है एब्जॉर्ब करने के बाद उससे यूटिलाइज कर पा रहे हैं क्या, नहीं। परफॉर्म कर पा रहे हैं क्या एक्शन, फोटोसिंथेसिस हो रहा है क्या, नहीं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, क्लोरोफिल ए के पास हो रहा है, वो ही फोटोसिंथेसिस कर सकता है, लेकिन बाकी के पिगमेंट लाइट को सिर्फ क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और लास्ट में क्या कहा है, फोटोसिंथेसिस जो है बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। कैरोटीनॉइड और बाकी के भी जो पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी हो गया और जेंथोफिल हो गया, ये क्या कर रहे हैं बेटा, क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर हुआ एक एक पॉइंट। अभी एक बार देख लो, कोई भी लाइन कोई भी स्टेटमेंट आपको नहीं समझ में आ रहा होगा या फिर आज का ये जो पार्ट पढ़ाया हुआ कुछ डाउट हो रहा होगा तो आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि ये वाला 3 बार पढ़ के आना। जो लोग पहले पढ़ के आए होंगे उनके लिए ये टर्म आज के लिए पहली बार सुने जैसे नहीं थे, जो लोग नहीं पढ़ के आए होंगे उनके लिए ये सारे टर्म आज फर्स्ट टाइम सुनने जैसे थे, और नाम जब याद नहीं होगा तो काम कहाँ से याद होगा। नेम्स टर्म्स आपको याद रहेंगे तो फंक्शंस यहाँ पे समझेंगे। तो घर से आपको 3 बार पढ़ के इसलिए आना है क्योंकि वो नेम्स आप पहले से ही उससे फेमिलियर रहो, समझे। तो जिसके फेस पे अभी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है मैं सभी को ऑब्जर्व करते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा ध्यान नहीं है,
सभी को ऑब्जर्व करते रहता हूँ, कुछ लोगों के फेस पे क्वेश्चन मार्क मुझे दिखाई दे रहा है। वो इस बात को प्रूव करते हैं कि आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, आपको समझा तो है लेकिन आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, और रीजन यही है कि आपने अपने तरफ से एफर्ट नहीं लिए। मैं बेटा यही सारी चीज फिर से पढ़ा दूंगा, या मेरे अलावा कोई और आके फिर से आपको पढ़ा देगा, लेकिन जब तक कि आप खुद से एफर्ट नहीं लोगे तब तक आपको नहीं समझेगा। ठीक है, इसलिए एक बार एफर्ट लो, एक बार पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछो, मैं हूं अभी। ठीक है, और क्लियर होता है तो फिर आगे का पोर्शन कल देखेंगे, लेकिन आगे वाला पार्ट बेटा पढ़ के आना है। और कल आपको कहाँ तक के पढ़ के आना है? केमी ऑस्मोसिस तक के पढ़ के आना है। सारा पोर्शन एक ही दिन में होने वाला है हमारा, क्योंकि वो एक डायग्राम के कंसेप्ट पर है। क्या क्या पढ़ना है आपको? लाइट रिएक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती पढ़ना है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पढ़ना है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ना है, और केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस भी पढ़ना है। इतना पोर्शन 3 बार पढ़ के आओगे तब आपको सारी चीजें अच्छे से समझेगा। समझ गए? मैं कल आते ही पूछूंगा मैं टर्म्स, क्या आप पढ़े हो, क्या ये कहाँ पर दिया है, कौन से पेज पे दिया है, या कौन से टॉपिक पे दिया है, ये भी पूछूंगा। समझ गए? अभी देख लो, किसी के कुछ डाउट होंगे तो पूछो, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट आपका क्लियर हुआ? एक मिनट बेटा इधर देख लेता हूँ पहले। अभी बेटा रिले रिस्पॉन्स करो, क्लियर हो गया बेटा? यदि हो गया होगा तो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, कल मिलते फिर। सभी के क्लियर है? हाँ रिले डाउट क्या है पूछो बेटा, पूछो बेटा रिले डाउट। आउट, आप डाउट टेक्स्ट करो, बाकी इन लोगों से डाउट पूछता हूँ। हाँ बोलो बेटा, बातें नहीं करो, बोलो बेटा। फोटो ऑक्सीडेशन मीन्स लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेकडाउन, डैमेज होना, वो फोटो ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, रियली आपका क्या डाउट है? पूछो जल्दी। मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा हूं, पढ़ना हो गया। अब जितने लोग बैग बंद करके बैठ गए उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे बुला के, ठीक है? जितना भी एनसीईआरटी डिक्टेशन है वो लेता हूँ मैं अभी। अभी टाइम नहीं हुआ बेटा हमारा, समझ रहे हो? पढ़ने के लिए कहा हूँ, क्योंकि ये मुझे मालूम है कि जो लोग अभी बैग बंद करके बैठ गए घर पे जाने के बाद भी नहीं पढ़ने वाले, और फिर बाद में 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद मेरे पास आएंगे, सर वो तो हमको समझे ही नहीं, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, ऐसा बोलेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हमने मेहनत नहीं की है वहां पर। पढ़ो अभी, कंप्लीट थ्योरी फिर से पढ़ो, डायग्राम फिर से पढ़ो। मुझे ये डायग्राम अभी आप ड्रॉ करके बिना देखे समझाओगे मुझे क्या हो रहा है कहाँ पर, समझे? ओके बेटा, रैली चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कल कॉल आया था, मेरा क्लास चल रहा था, उसके बाद आपको कॉल करने के लिए कहा था, तो उसके बाद आपने कॉल नहीं किए। ठीक है, अभी आज आप 2 बजे कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है बेटा।